रिकॉर्डिंग है सब आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आपकी रिकॉर्डिंग, आपके क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज से मिलेगा, ठीक है। 12 की बहुत सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको यूट्यूब पे। चलिए, तो मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था। क्या था क्वेश्चन? 12.044 into 10 power 29 atoms of Al2SO4 thrice 24 H2O पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड फाइंड नंबर ऑफ मोल। बताएं। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, दोनों चीज अब दिखाई देगा आपको। स्क्रीन पे मैं लिखूंगा वो दिखाई देगा, और मैं जो बोलूंगा वो सुनाई देगा, और साथ में मेरा फेस भी दिखाई देगा। तो मैक्सिमम चीजें आपका कवर हो गया है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में मैक्सिमम कवर हो गया है। संडे को पेपर का कोई सूचना मिला आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला, इसका मतलब संडे को पेपर नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, आज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री खत्म कर देंगे हम। और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री खत्म करने के बाद आगे हम जो अगले वीक में आपकी क्लास होगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब बात यहाँ पे एक चीज और है करनी है मुझे आपसे। बात ये है कि जो बच्चा यहाँ पे नया आया है, प्रियांशु पांडे। यस सर। तो प्रियांशु पांडे, आपके लिए क्या है कि हमारा कुछ लेक्चर हो चुका है लगभग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 या 4 लेक्चर हुआ है। 4 लेक्चर हुआ है ना प्रियांशु? तुम बताओ कितना लेक्चर हुआ है एटॉमिक यस स्ट्रक्चर? सर, वही 3-4 हुए हैं। 3-4 लेक्चर हुआ है। और इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का 2 लेक्चर अभी तक हुआ है। टोटल 6 लेक्चर हमारे हुए हैं। तो आपको प्रियांशु करना ये होगा, मेरे पास नोट्स है, नोट्स तो लिखा है क्योंकि मैंने ही यहाँ पे आईपैड से लिखवाया है। तो नोट्स मिल जाएगा, विथ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ओके ओके सर। तो नोट्स, रिकॉर्डिंग, ये आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप जितना जल्दी कवर कर लीजिएगा हमें उससे फायदा ये होगा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे हमने वहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक पढ़ाया है, और वो 3 से 4 लेक्चर का है मात्र। तो 3 से 4 लेक्चर अगर आपने कर लिया तो हमें ये फायदा होगा कि हम उसके आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ठीक है उसके सर। आगे में पढ़ाना, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पूरा बाकी है अभी। हमने बस अभी पहला थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक। उसके बाद हमें पढ़ाना है बोर्स एटॉमिक मॉडल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली, और उसके बाद पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाना है। तो मतलब ठीक है, मेरे पास अभी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ाना है, तो टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। ओके ठीक है सर। और आपको एक और रिकॉर्डिंग मिलेगा मोल कंसेप्ट का। मोल कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट था। तो हमने बीच में क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो छोड़कर उसके बाद थोड़ा सा मोल कंसेप्ट पढ़ा दिया था। तो ये मोल कंसेप्ट आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा ही था, 2 लेक्चर हो चुका है, आज के लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कुछ नहीं। ओके यस सर। तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो प्रियांशु आपको लगातार क्लास करना पड़ेगा, कंटिन्यू रहिएगा क्लास में। ज्यादा लेक्चर नहीं हुआ है, 6 लेक्चर हुआ है, और उसको आप संडे, कल छुट्टी है, सैटरडे संडे 2 दिन में कवर करिए आप। ओके ठीक है सर। ओके चलो फिर आइए यहाँ पे आते हैं। तो कल हमने एक होमवर्क दिया था, प्रियांशु आप भी देखो, प्रियांशु पांडे आप भी देखिए। और प्रियांशु, आपका आंसर क्या आया था पिछले क्लास में? 12.044 into 10 power 29 एटम ऑफ Al2SO4 thrice 24 H2O। तो बताइए इसमें आंसर क्या आ रहा है? सही बच्चे? तो पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल। पिछले क्लास में बच्चों ने बनाया था शायद, कुछ बताओगे? बताओ प्रियांशु, यस सर। कितना आंसर आया था तुम्हारा पिछले क्लास में? सर इसको कॉपी किए थे, लेकिन उसके बाद शीट सॉल्व करने लगे तो ये नहीं किए, दिमाग से उतर गया। अच्छा, कल पिछले वाला क्लास में ऋषभ आंसर बता रहा था, कौन बता रहा था आंसर? कोई बता रहा था पिछले क्लास में? कोई बच्चा आंसर बता रहा था, कौन बता रहा था? अनुभव, आयुष्मान, प्रियांशु इस क्वेश्चन को देखोगे? देखो एक बार समझो, प्रियांशु पांडे अभी भी देखो आप लोग।
चलिए देखो एक बार, कितना Yes, एटम sir. ऑफ Al2SO4 थ्राइस 24H2O दिया हुआ है। तो एक Al2SO4 थ्राइस 24H2O में कितना एटम है बताएं। एक Al2SO4 थ्राइस 24H2O में कितना एटम है, एक में कितना है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है ये बताइए। तो आप कहिएगा कि 2 एल्युमिनियम हो गया, 3 सल्फर हो गया और 12 ऑक्सीजन इधर हो गया। तो 12 और 3 15 और 2 17, 17 इधर हो गया। और 24 और H2O में 3 एटम होता है, तो 24 इंटू 3 72 हो गया। 72 और प्लस 15 नहीं, 15 72 प्लस 15 कितना होता है? तो 72 प्लस 17 ना, 17 क्या हो गया? 4 ये 3 12, हाँ हाँ हाँ, 4 3 12 और 3 15 और 2 17, तो 89 हो जाएगा। 89 एटम हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में 89 एटम है, 89। आप क्या बोलोगे? 89 एटम इन वन मॉलिक्यूल ना। इस क्वेश्चन को क्या बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा 89 एटम्स हैं, 89 एटम्स हैं तो एक मॉलिक्यूल में है। 89 एटम्स किसमें है? एक मॉलिक्यूल में है। एक एटम्स कितने मॉलिक्यूल में होगा? 1/89 मॉलिक्यूल्स में होगा। तो 12.044 इंटू 10 पावर 29 एटम्स है। मॉलिक्यूल कितना होगा? 1/89, 1/89 12.044 इंटू 10 पावर 29। वन बाई 89 इंटू 12.044 इंटू 10 पावर 29 होगा। ओके बेटा, कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। Yes, sir. तो आपको मैंने Yes, बताया sir. था कि यूनिटरी मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मोल कंसेप्ट। सबसे बढ़िया मेथड है भाई। देखो आपको एक मॉलिक्यूल में 89 एटम्स था और इतना एटम दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल निकल गया। अब मोल निकालने के लिए देखो इसका नेचर क्या है, मॉलिक्यूल का नेचर है ना। तो मोल निकालने के लिए जब मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या करोगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। ओके, यस सर। मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर मोल हो जाएगा। कोई बच्चा क्या करता है, गलती कहाँ करता है? कोई बच्चा ये करता है कि एटम में ही डिवाइड कर देता है और बता देता है मोल। अरे भैया इसका नेचर एटम नहीं है ना, इसका नेचर मॉलिक्यूल है। तो नेचर निकालो ना, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बताओ पहले कितना मॉलिक्यूल बना। और अगर मॉलिक्यूल तुम्हें पता हो गया तो मोल नहीं पता हो जाएगा। यस सर। तो मोल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल बटे में 1/89 इंटू 12.044 इंटू 10 पावर 29 और डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 से। ओके, यस सर। ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 6 बाई 89 होगा। यस मोल 2 इंटू 10 पावर 6 इंटू 2 इंटू 10 पावर 6 अपॉन में 89। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. तो 2 इंटू 10 पावर 6 बाई 89, तो इतना आप काम कर सकते हो बेटा, ये काम कर सकते हो। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, मॉलिक्यूल अगर एटम देकर आपसे मॉलिक्यूल पूछे तभी बताया जा सकता है, प्रोटॉन देकर मॉलिक्यूल पूछे तभी बताया जा सकता है, या एटम देकर आपसे पूछे कि मोल कितना होगा तभी बताया जा सकता है। ओके, यस। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा, उसको करें, सभी लोग करें। जैसे क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, ऐसे वाला क्वेश्चन खूब मिला होगा आपको। अब जब सॉल्व कर रहे होंगे मॉड्यूल तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिला होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। ओके, अभी आपको क्लास कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है थोड़ा? यस सर। देहाती स्टाइल, तो बोलते देहाती स्टाइल नहीं नहीं लग रहा है तुम लोगों को? गमछा लपेट के पढ़ा रहा हूँ भाई। नहीं सर, यूपी का नॉर्मल है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बाल छिला रखा है ना। तो मैंने इस सुबह मैं अभी कितनी क्लास लिया हूँ, मैं यूट्यूब का भी लिंक भेजूंगा। यूट्यूब पे मतलब मेरी क्लासेस बहुत सारी हुई है और उसकी वीडियोज भी आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो मैं आपको लिंक दूंगा, आप यूट्यूब पे देखिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, इसी लुक में मैं क्लास ले रहा हूँ अभी।
टोटल क्लास इसी लूप में ले रहा हूँ, मतलब ये पढ़ रहा हूँ और बस ऐसे ही सिंपल। ओके, यस सर। यस तो अच्छा सर। लग रहा होगा आपको। पहले क्या होता, सिर्फ आवाज सुनाई देता था, पता नहीं चलता था क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, पता नहीं चलता था। ऐसा था या नहीं था? प्रियांशु तो हमको देखे थे कि नहीं कभी? यस सर, मैं देखा था। देखे थे? यस सर। तुम तो आते रहते होगे शायद, मुझे लगता है। यस सर। हाँ, तो जो बच्चे आ रहे होंगे 10th में, जो आ रहे होंगे, जो 10th में यहाँ पढ़े होंगे रेजिडेंस में, उन्होंने मुझे देखा होगा, क्योंकि मैं उस समय क्लास लेता, लेकिन लॉकडाउन पूरा रह गया, कहाँ क्लास पूरा ऑफलाइन हो पाया। मैक्सिमम क्लास तो ऑनलाइन ही रह गया। मुझे लगता है कि आप लोग 10th में बहुत कम ही बच्चे आते होंगे, पूरे नहीं आते होंगे। तो 6-7 पूरे नहीं, बच्चे थे बस। वही बोल रहे हैं, बहुत कम ही बच्चे आते रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, उसमें लिखा है 12.044 10 power 25 एटम्स ऑफ C6H12O6, पहला ये दिया है। इसमें मास पूछा है मैंने, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखा है 3 मोल ऑफ C2H5OH। तीसरा लिखा है मैंने 12 AMU ऑफ कार्बन 12 एटम लिखा है। फोर्थ लिखा है 6.022 10 power 27 प्रोटॉन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और पांचवा लिखा है 2 मोल ऑफ C12H22O11। करिए, करके बताइए क्या होगा। 12.044 into 10 power 25 atoms of C6H12O6। सही बच्चे बताएं मुझे। तो फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। ऑर्डर बताइए, हाईएस्ट मास किसका है, ये आंसर बताइए। आपको टिक करिए, 1 2 3 4 5 है। बताओ, प्रियांशु पांडे, आपको समझ में आ रहा है ये सब? क्या पढ़ा होगा आपने? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो फिर देखो एक बार, शायद एटम्स दिया है। अभी हमने इस तरह पूरे क्वेश्चंस करा रखे हैं। एक बार हमने एक साथ सबको मिक्स करके दिया है कि 12.044 इंटू 10 पावर 25 एटम ऑफ C6H12O6 है, 3 मोल ऑफ C2H5OH है, और ये ऐसे ऐसे दिया है। पता है?
पहला वाले में तो पहले एटम से वर्क करके मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा और मॉलिक्यूल से मोल निकालना यस सर, पड़ेगा, बस पांचवा मोल वाला। से मास निकालना पड़ेगा। मेहनत है नहीं, पहले तो मॉलिक्यूल निकालो। तो मॉलिक्यूल मन में भी कर सकता है बच्चा। 12 और 6 18 और 6 24, 24 एटम में एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का नंबर निकाल सकता है डायरेक्टली, मोल डायरेक्ट मन में निकाल सकता है। 2 × 10⁻23, 2 × 10⁻2, मतलब 200/24 आएगा मोल। तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। ओके, यस सर, कर रहे, बस लास्ट वाला करना है। कर लो और आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास? कोई जवाब दे रहा है? यस सर, बस 1 मिनट। क्लास देते तो बहुत थक जाता है मिजाज यार। ऑनलाइन क्लास में क्या है ना, बहुत थकावट है, बैठे 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 थक जाता है मिजाज। सर पहले वाले का मास सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये आंसर सबका आ रहा है, किसका आ रहा है? प्रियांशु, प्रियांशु पांडे। हाँ सर। प्रियांशु का आंसर है पहले वाले का सबसे ज्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं आप। तो पहले वाले में मोल कितना आ रहा है पहले तो ये देखा जाए। पहले वाले में अगर हम मोल देखें तो 12.044 × 10⁻25 एटम्स दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखोगे 12 6 18 और 6 24, 24 एटम में एक मॉलिक्यूल है। तो इतने एटम में मॉलिक्यूल होगा, डायरेक्ट मोल निकाल दें। डायरेक्ट मोल लिख रहा हूँ, तुम समझ जाओगे। 12.044 10⁻25 और डिवाइडेड बाई 24, 12 6 18 और 6 24 और डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23, यह आ जाएगा 200, 200/24। और मास निकालने के लिए 200 और बट्टे में 24 और मल्टीप्लाइड बाई 180 करना पड़ेगा। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 24, 4 से 6 बार में, 4 से 50 बार में, 6 से 30 बार में, यहाँ आएगा 1500 ग्राम। पहले वाले मास आएगा 1500 ग्राम। सबका आ रहा है 1500? सबका 1500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? सर एएमयू में निकालेंगे। एएमयू में निकाल के आ रहे हो यार? ग्राम में निकलता है मास, मास ग्राम में निकलता है ना बेटा, एएमयू में थोड़ी निकलेगा। और तुम एएमयू में निकाल रहे होगे तो 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड नहीं कर रहे होगे, बस और क्या है ना। यस सर। तो एएमयू मत निकालो, ग्राम में निकालो। ग्राम में मास ग्राम में होता है। ओके, दूसरे में कितना आएगा? 3 मोल ऑफ C2H5OH, 3 मोल दिया है तो मास होगा 3 मोल मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H5OH 46। 6 × 18 और 4 × 12, 138 ग्राम हुआ। तीसरे में क्या 12 एएमयू लिखा है। एक एएमयू में कितना ग्राम होता है? एक एएमयू में कितना ग्राम होता है बताओ? एक एएमयू होता है 1.6 1.6 × 10⁻24 ग्राम्स। एक एएमयू इतना होता है। तो 12 एएमयू कार्बन 12 कितना होगा? 12 एएमयू कार्बन 12, So 12 into 1.66 into 10⁻24। ये होगा 12 × 1.66 × 10⁻24 ना।
यस 12 into 1.66 into 10 power minus 24। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर आ रही है। ये तो सबको पता ही चल रहा होगा कि एक एमयू में इतना ग्राम तो 12 एमयू में इतना ग्राम, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है मुझे। फोर्थ में कह रहा है इतना प्रोटॉन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 में कितना प्रोटॉन होता है, एक में कितना होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितना प्रोटॉन होता है? 6 + 16 22 22 प्रोटॉन होता है एक में। सर इसी उसमें का भी सबसे ज्यादा आ रहा है 54। मॉलिक्यूल निकाल लो। 22 प्रोटॉन में एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्रोटॉन में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब निकालोगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.022 × 10⁻27, 6.022 × 10⁻27 और डिवाइडेड बाय 22। तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो 6.022 × 10⁻27 और डिवाइडेड बाय 22, और फिर क्या लिखोगे? 6.022 × 10⁻23। इससे आ जाएगा आपका 10⁻4/22। और यहाँ पे वेट निकालोगे ना, अगर वेट निकालोगे तो 10⁻4/22 और मल्टीप्लाइड बाई 44, 22 दूनी 44 हो गया, तो ये आ जाएगा 20,000 ग्राम। यस सर इसी का सबसे ज्यादा आ रहा है। 20,000 ग्राम आ रहा है, और उधर 1500 ही आया था। और पांचवे में 2 मोल ऑफ C12H22O11 है, तो पांचवे में अगर निकालोगे ना मास, तो 2 मोल और C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 684 ग्राम आएगा। सर सबका देखे थे, चौथा वाला ऑप्शन देखे ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं प्रियांशु, तभी तुमने अच्छा अटेम्प्ट करा है, बहुत सही अटेम्प्ट करा है आपने। सबसे ज्यादा मास फोर्थ में होगा, और सबसे कम मास जो होगा वो कहाँ होगा बेटा? 3 में होगा ना। सबसे कम मास 3 में होगा और सबसे ज्यादा मास 4 में होगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा प्रियांशु, आपने जब मॉड्यूल सॉल्व करा होगा तो इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा आपको, मिला था? यस सर। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये होगा किसमें हाईएस्ट मास होगा, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप बना लोगे। ओके यस सर बन जाएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके आगे बढ़ो। जैसे क्वेश्चन मान लो लिखा है 198 AMU ऑफ H2SO4, 198 AMU ऑफ H2SO4। जैसे बताना है पहला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स, ये बताना है। 198 AMU दिया है H2SO4 का, बताओ हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, सल्फर के एटम कितने होंगे और ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? बोलो। और एक इसी का एक और एग्जांपल होता है, यहीं पे एक एग्जांपल और कर सकते हो। 198 ग्राम H2SO4 है, 198 ग्राम ऑफ H2SO4। इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स। दो अलग अलग है, एक AMU में दिया है और एक ग्राम में दिया है। इन दोनों में एटम में क्या डिफरेंस आएगा? इन दोनों के एटम में क्या डिफरेंस आएगा, सोच के बताइए। इन दोनों के एटम में क्या डिफरेंस आएगा, सोचकर बताइए। बताइए बेटा। 198 AMU of H2SO4, number of hydrogen, sulfur and oxygen atoms, और 198 ग्राम of H2SO4, number of hydrogen, sulfur and oxygen atoms। सर 198 ग्राम AMU होगा कि सर 98 होगा क्वेश्चन में? 198 है बेटा, 98 नहीं, 198 AMU of H2SO4 और 198 ग्राम of H2SO4, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
ऋषभ, कोई बताएगा? तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना तब तो। क्या दिक्कत है? फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, दिक्कत है फ्रैक्शन आ जाएगा तो। सबसे पहले मुझे बताओ 198 AMU में H2SO4 कितना होगा? कितना? 198 AMU में H2SO4 कितना होगा? कोई सोच के बताओ ना, सोचो थोड़ा सा। देखो एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 198 by 98। 198 by 98 तो 2 मॉलिक्यूल हुआ, वो मोल नहीं हुआ। 198 AMU से तुम निकालोगे ना तो मोल मॉलिक्यूल आएगा वो। देखो तुम यहाँ तो समझो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर उसमें जितने जितने हाइड्रोजन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने सल्फर है उससे, फिर ऑक्सीजन से वही मल्टीप्लाई। वही करना ही चाहिए, वही करना ही चाहिए, वही सही तरीका है। सुनिए एक बार, ये देखिए 98 AMU जो है वो, इसमें एक मॉलिक्यूल है कि नहीं? एक यस मॉलिक्यूल H2SO4 का वेट कितना है? 98 AMU है कि नहीं है? यस सर। अगर कोई बोले तुमको कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में वेट कितना होगा, तो 98 AMU बताओगे ना यार। और एक मोल H2SO4 में वेट कितना होगा, तो 98 ग्राम बताओगे। बोलो। तो एक एक AMU में, एक 98 में एक मॉलिक्यूल है, 198 AMU में कितना मॉलिक्यूल हो गया? तो 1/98, 198 नहीं 196 लिखना चाहिए था यार। यस सर, वही 198 तो। 196 लिखना चाहिए था। चलो ठीक, 196 लिखना चाहिए था ऐसे। सही बात है, 196 लिखते तब ना कट जाता। 196 कर ही लो आप, उसको 196 ही कर लो, 196 ही सही तरीका होगा। तो 101/98 और सर यहाँ पे 2.02 आ रहा था। हाँ तो 196 ही कर लो। ये 2 मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 आ गया। तो मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 है, तो बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? सर 4 होंगे। और यस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 हो जाएगा। सल्फर एटम कितना होगा? 2। और उसके बाद ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 8। 8। सही है, और 4 2 सर 8 और ग्राम। इसमें लिखा है 4 2 8। और दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप? सर इसी में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। बस बस सही बात है, क्योंकि एक 98 ग्राम में एक मोल होता है, 1 मोल H2SO4 होगा। 196 ग्राम में 1/98 और ये 196, ये 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 का 2 मोल आ जाएगा यहाँ पे। H2SO4 का मोल कितना आ जाएगा? 2 मोल H2SO4 आ जाएगा। यहाँ से जब आप लिखोगे मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल आ जाएगा 2 into Na, मॉलिक्यूल आएगा H2SO4 का 2 Na। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा 2 into 2 Na। इसका मतलब आ गया 4 Na, मॉलिक्यूल इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है ना एक मॉलिक्यूल में, और टोटल मॉलिक्यूल कितना है? 2 Na। तो 2 Na इंटू 2 करोगे, उसका नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना होगा? नंबर ऑफ सल्फर एटम तो आप करोगे 1 into 2 Na। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 Na। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? बोलो बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम करोगे, ये करोगे 4 into 2 Na। तो आप इसमें Na मल्टीप्लाई कर दोगे ना, यही डिफरेंस है बस। यस सर। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा, बना दोगे? अगर AMU में देके पूछेगा एटम कितना है तो भी बता दोगे, और ग्राम में देके पूछेगा तभी बता दोगे ना। दोनों क्वेश्चन बन जाएगा ना। यस सर, बन जाएगा। इसका क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट हेडिंग होता है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हेडिंग दो, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ये इसका हेडिंग, मूल कंसेप्ट का हेडिंग है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या होता है बताओगे? एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में क्या होता है? इसमें बोला जाता है बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ना। इसको पढ़ा है कभी आपने एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस को? यस सर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर पिछले साल पढ़े थे, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। यस यस, वही हम भी कहेंगे अब। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वाला लाइन प्रूफ कर देंगे हम।
at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure. ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हो ना बेटा, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आता है। ये प्रूफ कर देंगे हम अभी आप, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बोला जाता है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे? 273 केल्विन। यस सर। और प्रेशर कितना लोगे? 1 एटीएम। एसटीपी में इतना होता है। तो जो 1 मोल का वॉल्यूम आता है एक्सपेरिमेंटली, वो आता है 22.4 लीटर ना। यहाँ लिखोगे एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, volume of 1 mole of a gas at STP, volume of 1 mole of a gas at STP is equal to 22.4 liter. Experimentally, volume of 1 mole of a gas at STP is equal to 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ओके बेटा, अगर मान लो 2 मोल होगा तो कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। और अगर मान लो, अगर मैं बोलूं कि 11.2 लीटर एसटीपी पे है तो मोल कितना हो जाएगा? 1/2 ना। यस सर। तो इसी से हम आप फॉर्मूला बना सकते हैं मोल का। मोल इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। जब ऊपर लीटर रहेगा तो नीचे लीटर से डिवाइड करना। अगर मान लो ऊपर में एमएल में लोगे तब 22,400 से ना। गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और ऊपर में लिखोगे एमएल में, तो इधर क्या करोगे? 22,400 से डिवाइड करोगे। ये मोल का फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या होगा बेटा? मोल का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो एवोगाड्रो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, लिक्विड सॉलिड पे काम नहीं करेगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर गैस मॉलिक्यूल, गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। क्या लिख लो? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। ओके, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा? गैस के लिए वैलिड होगा। ओके यस सर। एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल समझो बेटा। जैसे आपसे कहा जाए फाइंड मोल, मोल लिख लो, फाइंड मोल। और जो पहला दिया जाए, पहला लिखा है 112 ml ऑफ O2 गैस एट एसटीपी, पहला ये लिखा है। दूसरा लिखा है 44.8 ml ऑफ CO2 एट STP। और तीसरा लिखा है एक और लिख सकते हो आप, 5.6 लीटर, 5.6 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। तो मोल निकालना है इसमें। मोल निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मोल निकाल ही दोगे आप। पहले का मोल कितना आएगा? पहले में मोल कितना आएगा बताओ, बोलो। पहले में मोल 112, कहाँ चले गए? 22,400 ना। हेलो 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 प्रियांशु। यस सर। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 1/200 आ जाएगा पहले वाले मोल। दूसरे वाले मोल कितना आएगा? 44.8 और नीचे क्या लिखोगे? 22,400। यही होगा ना, 22,400। यस सर। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 2/1000, 2/1000। और तीसरे में निकालोगे अगर, तो इसका मोल कितना आ जाएगा? 5.6 बाई 22.4। ये कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4। ऐसे निकालोगे ना बेटा, बोलो।
यस सर। दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखिए आप लोग। एक एग्जांपल है 5, एक अननोन गैस है, तो यहाँ लिखिएगा 5.6 लीटर ऑफ अननोन गैस, 5.6 लीटर ऑफ अननोन गैस at STP 5.6 liter of unknown gas at STP occupies 20 gram, occupies 20 gram 20 ग्राम ऑफ अननोन गैस है, मतलब वेट ऑफ अननोन गैस 20 ग्राम दिया है और 5.6 लीटर उसका STP पे वॉल्यूम है। तो पूछ रहा है फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन गैस, फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन गैस, फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, ओके, बताओ मोलर मास अननोन गैस का क्या होगा। 5.6 लीटर अननोन गैस एट STP है और वो अननोन गैस 20 ग्राम वेट ऑक्यूपाई कर रहा है, 20 ग्राम वेट है उसका। तो बताइए कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बताइए। मोलर मास ऑफ अननोन गैस बताइए, फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन गैस। सर 80। यस 80 आ जाएगा। तो मोल इक्वल टू मोल करना है और क्या, 5.6 से कितना मोल आएगा, तो मोल आ जाएगा 5.6 बाई 22.4 और 20 ग्राम से कितना मोल आएगा 20 बट्टे में मॉलिक्यूलर मास, तो ये 1/4 मोल आ गया उसका ऊपर वाले का, और ये 20/m आ गया, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 80 ग्राम पर मोल। ओके बोलो। यस सर। बात क्लियर है। जैसे एक Yes, क्वेश्चन sir. और देखो, एक आपके पास SO3 मॉलिक्यूल है, SOX मॉलिक्यूल है, ओके SOX मॉलिक्यूल है और इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम एट STP दिया हुआ है, वॉल्यूम एट STP दिया है 11.2 लीटर और इसका मास दिया है, मास दिया है आपका 40 ग्राम। तो बताना है फाइंड x, x कितना होगा, फाइंड x, ये बताएंगे आप लोग, सोचिए तो थोड़ा सा। SOX दिया है मॉलिक्यूल, SOX मॉलिक्यूल है और वॉल्यूम एट STP 11.2 लीटर है और मास 40 ग्राम है, तो x क्या होगा, फाइंड x, फाइंड x। सर 3। सर 3। सर 3। 3 आएगा क्योंकि मोल आप STP से निकाले होंगे ना पहले, मोल कितना आ रहा होगा, मोल हाँ आपने निकाला होगा तो 11.2 से पहले निकालेंगे, तो 11.2 बाई 22.4, तो ये 1/2 आ गया 0.5। यस, और मोल 40 ग्राम से निकालेंगे तो 40 बट्टे कैपिटल M आएगा, तो 1/2 और ये 40 बट्टे M दोनों बराबर होगा, दोनों का मोल बराबर होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 80 और SOX का मॉलिक्यूलर वेट निकालो कैसे, 32 + 16x इज इक्वल टू कितना हो गया 80, तो 16x इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, x कितना आ गया 3, आंसर आ जाएगा SO3 का 80 मॉलिक्यूलर वेट होता है, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट 80 होता है, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट 80 होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, यस ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछता ही है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि ज्यादातर यही पूछेगा कि कितना दिया है और उसमें 20 ग्राम वेट है, तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, अननोन गैस करके देता है ना, तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन और आया आपके सामने आ रहा है, जैसे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 18 ml ऑफ वाटर, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 18 ml ऑफ वाटर, वाटर के 18 ml में मोल का नंबर कितना होगा,
तो पहला ऑप्शन दे रहा है 18/22.4, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 18/22,400, तीसरा दे रहा है ऑप्शन 1 और चौथा दे रहा है 18 मल्टीप्लाइड बाई 22,400। तो दूसरा वाला। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन सभी बच्चों का आ रहा है? यस सर। ज्ञानसु? यस सर। ओके, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सेकेंड है ना? यस सर। ऋषभ का आंसर क्या है? संकल्प का आंसर क्या है? सेकंड वाला। सेकेंड वाला। ओके, अनुभव का आंसर क्या है? अनुभव? हेलो अनुभव, अनुभव सुन पा रहे हो मुझे? सर गलत है यस सर। सर। सर H2O वाटर होता है। H2O वाटर होता है, वाटर ही तो लिखे हैं। तो सर ये खाली गैसेस पे एप्लीकेबल है ना? सर तो वो वेपर बन सकता है ना? क्या यहाँ पे वेपर लिखा है? वेपर बन सकता है वो अलग बात है। क्या हाँ वेपर सर, लिखा? वही तो। जब वाटर सिर्फ लिखा है तो वो लिक्विड होगा ना बेटा। वाटर वही सिर्फ लिखा है सर। तो लिक्विड होता है। इसका अगर वो वेपर बन सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या वेपर लिखा है? अपने मन से आप वेपर ले लीजिएगा, जो उसका स्टेबल स्टेट होता है वो लीजिएगा। जब नहीं लिखा होता है तो जो स्टेबल स्टेट होता है वो लिया जाता है। तो वही वाटर तो का सर। एग्जिस्टेंस ज्यादातर किसमें है? मैं वाटर बोलूंगा, मैं वेपर बोल दूंगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला वाटर, तो तुम कहोगे सर मुझे क्या है, वेपर है कि क्या है? अरे वाटर है यार, वाटर लिक्विड होता है। तो वाटर लिक्विड होता है। जब तक आपके क्वेश्चन में ना बोला जाए कि वाटर वेपर है, तब तक आपको वेपर कंसीडर नहीं करना है। ओके, वाटर लिक्विड है बेटा, वाटर लिक्विड है। यस सर। अगर वाटर लिक्विड है तो ये वाला बात नहीं होगा। जो आंसर आप सेकंड बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हैं आप। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर से लगाना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो 18 ml में वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। वेट ऑफ वाटर आएगा 18 ग्राम। तो जो मोल आएगा वो कितना आएगा? 18/18। ये कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर होगा 1, सॉरी थर्ड होगा आंसर इसका। जो बच्चे 18/22,400 बता रहे हैं, इसीलिए मैंने वहां पे हिंट भी किया था कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। वाटर गैस नहीं होता है बेटा। वाटर का नॉर्मल स्टेट जो होता है वो लिक्विड होता है। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन में कहा जाए, अगर आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि वाटर वेपर है, तब तो ठीक है, और वहां पे साथ में STP भी लिखा हो, वाटर वेपर एट STP लिखा हो, ये भी लिखना जरूरी है। दोनों चीजें लिखना चाहिए। अगर वाटर वेपर लिख रहा है और साथ में STP भी लिखेगा तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। अगर STP नहीं लिखा है तब तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं अपने मन से थोड़ी कुछ ले लूंगा यार। वाटर एट STP भी लिखना पड़ेगा उसको, और वेपर भी लिखना पड़ेगा। इतनी चीजें लिखेगा तब जाकर हम उसको ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यहाँ से आंसर आएगा 1 मोल आएगा बेटा। आंसर कितना आएगा? 1 मोल आएगा। ठीक, चलो अब आगे क्वेश्चन देखो। और है आपके पास 3 मॉलिक्यूल है बेटा। एक है N2, एक है आपके पास CO2, N2 है, CO3, ये सब गैसेस ही होता है, आपको पता है N2 CO2 गैस होता है। और उसके बाद फिर आपके पास एक अमोनिया गैस दिया है। ये 3 गैसेस दिए हैं और तीनों का वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर एट STP पे दिया हुआ है। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर एट STP दिया है। तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे बोलता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो बताना है। और तो बताना है नंबर ऑफ एटम रेशियो, नंबर ऑफ एटम का रेशियो बताना है। तो इन दोनों में अंतर बताइए क्या होना चाहिए। मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा और एटम का रेशियो क्या होगा? अगर N2 का वॉल्यूम 1 लीटर है, CO2 का वॉल्यूम 1 लीटर है, अमोनिया का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा? तो बताएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे बताओ? कोई नहीं बताएगा? सर 1:1:1 आएगा क्या? यस, सीधी सी बात है। मोल आएगा सबका 1/22.4, 1/22.4, 1/22.4। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर ही होता है ना। और यस मैंने यही लाइन बोली थी, आप स्टेटमेंट ध्यान दीजिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखिए सबका वॉल्यूम सेम है ना, तो सबका मॉलिक्यूल भी क्या होगा? सेम होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, देखो यहाँ पे सबका 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर है, सबका मॉलिक्यूल आएगा। अगर आप N2 का मॉलिक्यूल निकालोगे, N2 का मॉलिक्यूल निकालोगे
कोई बच्चा अगर N2 का मॉलिक्यूल निकालेगा तो N2 का मॉलिक्यूल आएगा 1/22.4 इंटू Na। अगर वो CO2 के लिए निकालेगा मॉलिक्यूल तो 1/22.4 इंटू Na। और अगर वो अमोनिया के लिए निकालेगा तो यह आएगा 1/22.4 इंटू Na। तो मॉलिक्यूल का रेशियो यहाँ पे आएगा 1:1:1। ये बात हमने प्रूफ कर दिया। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल इक्वल है तभी तो रेशियो 1:1:1 आ रहा है। अब आइए दूसरे पे आइए। दूसरे में अगर मैं N2 की एटम की बात करूं, 2:3:4। इस नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो N2 के लिए आ जाएगा 1/22.4 इंटू Na और मल्टीप्लाइड बाई 2। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 1/22.4 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाई 3। और मैं अमोनिया की बात करूं तो ये आ जाएगा 1/22.4 इंटू Na और मल्टीप्लाइड बाई 4। तो रेशियो अगर मैं इसका निकालूंगा तो रेशियो आएगा 2:3:4। आंसर आएगा 2:3:4। रेशियो कितना आएगा 2:3:4। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स N2 का ये हो जाएगा, CO2 का ये हो जाएगा और अमोनिया का ये हो जाएगा। तो रेशियो आएगा 2:3:4। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा कि वॉल्यूम सेम है तो क्या नंबर ऑफ एटम सेम होगा? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नो सर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये स्टेटमेंट सही है। अगर 4-5 गैसेस हैं और उन गैसेस का वॉल्यूम सबका इक्वल है तो उनके मॉलिक्यूल सेम आएंगे, लेकिन एटम्स अलग अलग होंगे, है ना? ऐसा होगा ना? यस ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी आपका खत्म हो गया है। यहाँ पे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी खत्म हो गया आपका। तो थोड़ा सा हम यूनिट के बारे में आपसे कुछ कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। इंट्रोडक्शन में एक आइडियल गैस का क्वेश्चन मिला होगा आपको। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन मिलता है। थोड़ी सी बात में आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्जन की बात करना है, बस बेसिक बात करना है। ऐसे तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़िएगा गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में पूरी बातें पढ़िएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है सिर्फ, तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको आइडियल गैस इक्वेशन का। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग है ये आइडियल गैस इक्वेशन। इसके बाद आप पूरा वो बुकलेट बना लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। P इंटू वी इक्वल टू एनआरटी। ओके, P क्या है बेटा? ये प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल है, और T क्या है? टेम्परेचर है। और R यहाँ पे जो होता है ना बेटा, ये जो R होता है वो आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा बार R के बारे में भी कहेंगे आपसे। ये R आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। PV इक्वल टू एनआरटी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? PV इक्वल टू एनआरटी। P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? मोल, R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर। इज इट क्लियर हो बेटा? यस सर। है ना? ठीक है। अब P प्रेशर जो होता है, प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम और आपसे। प्रेशर के लिए हम अगर बात करें तो इसका यूनिट कुछ होता है। जैसे यूनिट आप अगर यहाँ पे लेंगे तो एक यूनिट इसका एटीएम होता है, एक यूनिट इसका बार होता है, एक यूनिट इसका टॉर होता है। टॉर्सलिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टॉर यूनिट दिया था। और एटीएम तो एटीएम और एटमॉस्फेरिक वाली बात होती है ना, और बैरोमीटर से बार वाला एटीएम ये यूनिट आता है। उसके बाद आता है mm ऑफ Hg, हाइट लिया जाता है, mm ऑफ Hg और सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सब कैलकुलेशन आपको हम सिखाएंगे भी, जब हम गैसेस स्टेट पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे आप लोग। एटीएम, बार, टॉर, mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, और एक यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है। और इसी का एक और यूनिट हो सकता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतने यूनिट होते हैं बेटा। इनके कन्वर्जन जानने पड़ेंगे आपको, इनके कन्वर्जन जानने पड़ेंगे आपको। देखो, अगर आप 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेते हो, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब मरकरी का हाइट 76 सेंटीमीटर लेते हैं ना, तो एक एटीएम प्रेशर एग्जर्ट करता है वो। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को एक एटीएम बोलते हैं। और 76 सेंटीमीटर को अगर mm बदलोगे तो 760 हो जाएगा वो। 760 mm ऑफ Hg एक एटीएम होता है।
उस तरह से 760 टॉर जो होता है वो एक एटीएम होता है। 760 टॉर को एक एटीएम बोलते हैं। और उसी तरह से 1.013 बार 1 एटीएम होता है। तो एटीएम और बार लगभग बराबर होता है। एटीएम और बार जो होता है ना लगभग बराबर होता है। तो कभी भी जब बार लिया हुआ है ना तो एटीएम ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.013 1 के बराबर ही 1.013 बार 1 एटीएम होता है। उसके बाद एक 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको एक पास्कल भी बोलते हैं। 10 के पावर 5 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। 10 के पावर 5 पास्कल ये एक एटीएम होता है। 10 के पावर 5 पास्कल एक एटीएम होता है। और न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 के पावर 5 एक न्यूटन डाइन में कितना होता है? एक न्यूटन डाइन में कितना होता है? 10 के पावर 5 ना, एक न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होता है। नहीं, यस बात सर। पता होगा आपको। इसको जब आप बदल दोगे, डाइन में बदलोगे, तो 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5, और डाइन मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलोगे तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। 10 के पावर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 के पावर +4 होगा ना, ये 10 के पावर +4 होगा। तो 10 और 4 तो ये आ जाएगा, इसको बोलेंगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये इतना इक्वल टू 1 एटीएम हो जाएगा। जरूरत नहीं है ऐसे, ये 10 के पावर 10 बाई 10 के पावर 4 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक एटीएम होता है। तो एक एटीएम का कन्वर्जन इतना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी एक एटीएम होता है। 760 mm उसी को बोलेंगे 760। इसलिए मरकरी का हाइट अगर 76 सेंटीमीटर हो जाता है ना तो वो प्रेशर एक एटीएम लगाता है। और अगर 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है तो 760 mm हो गया। वो 76 सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे? 760 mm बोलेंगे। वही मैं बोला हूँ कि 76 सेंटीमीटर में एक एटीएम, 760 mm में भी एक एटीएम, और 760 टॉर में एक एटीएम, 1.013 बार में एक एटीएम, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 के पावर 5 पास्कल में एक एटीएम, और 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक एटीएम। 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक एटीएम होता है। ओके, सुन आ रहा है बात? यस सर। तो आपके मॉड्यूल में कुछ जो बुकलेट दिया उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मुझे बोला जाए 38 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इसमें कितना एटीएम होगा? इसमें एटीएम फिल करो। 38 सेंटीमीटर ऑफ एच जी में कितना एटीएम? उसके बाद बोल रहा है 380 टॉर में कितना एटीएम होगा? ये फिल करिए। 380 टॉर में कितना एटीएम होगा? उसके बाद बोल रहा है 10 के पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना एटीएम होगा? फिल करिए, ये फिल करते जाइए। और उसके बाद बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 38 टॉर है तो कितना एटीएम होगा? इसको फिल करिए। और देखो 76 सेंटीमीटर में एक एटीएम, तो 38 में कितना हो जाएगा? 38 सेंटीमीटर में हाफ एटीएम होगा, हाफ एटीएम। 760 टॉर में एक एटीएम, तो 380 में कितना होगा? 1/2 एटीएम। आप जानते हो कि 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एक एटीएम, तो 10 के पावर 3 में कितना होगा? 10 के पावर -2 एटीएम। 10 के पावर 5 नहीं 100 एटीएम ना, 100 एटीएम ना। 10 के पावर 5 में एक एटीएम, तो 10 के पावर -2 होगा, सही है ये। 10 के पावर -2 एटीएम। 38 टॉर, तो 760 टॉर में एक एटीएम, तो 38 में कितना आ जाएगा? 1/20 एटीएम। ओके, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कन्वर्जन यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यूनिट याद करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? ये रिमेंबर रखना पड़ेगा आपको। ओके, 76 सेंटीमीटर, ये यूनिट याद रख लोगे ना तो काम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कभी प्रेशर दे देगा सेंटीमीटर ऑफ एच जी में, तो उसको समझ लेना कि उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी को एक एटीएम बोलना है। क्या बोलना है? एक एटीएम। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद थोड़ा सा देखो वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या क्या लिखोगे आप? वॉल्यूम के लिए यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डीएम लीटर, और ml भी होता है। तो ml सेंटीमीटर क्यूब को ही बोलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होता है। लीटर और डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, ये 3-4 यूनिट यूज होता है। देखो आप जानते हो कि 1000 ml 1 लीटर होता है, ये सही बच्चे जानते हैं। 1000 ml 1 लीटर होता है, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है।
तो 1 ml में कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 लीटर होगा। और इसको सेंटीमीटर को सीसी भी बोलते हैं, सीसी, सीसी लिखा है तो सेंटीमीटर क्यूब है वो। सीसी को क्या बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ओके चलो अब आप यहाँ जाओ, 1000 cm क्यूब में 1 लीटर है, और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। यस सर। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर क्यूब है, तो 100 का क्यूब होगा 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आप देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर बचेगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। ओके अब आ जाइए एक बार थोड़ा सा मुझे मेरे साथ चलिए, तो आपको पता चलेगा 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। ये है यूनिट कन्वर्जन, ये है यूनिट कन्वर्जन, याद रखना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन याद रखें। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 ही लीटर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो वो 1 लीटर हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होगा। ओके ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे तुमको देगा, कहेगा एक कन्वर्जन करने के लिए, जैसे यहाँ दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये बताओ लीटर में कितना होगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब लीटर में कितना होगा ये पूछ दिया। जैसे पूछा कि 0.1 डेसीमीटर क्यूब, ये लीटर में कितना होगा। 0.1 डीएम क्यूब लीटर में कितना होगा। इसके बाद लिख रहा है, इसके बाद लिख रहा है 10 मीटर क्यूब, ये लीटर में कितना होगा। 10 मीटर क्यूब ये लीटर में कितना होगा। ये तीन आप देखिए, तो आप करिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 10 में कितना होगा 10/1000 होगा, नहीं होगा 10/1000, 10/1000 लीटर। यस सर। क्योंकि 1000 में 1 लीटर होता है, तो 10 में 10/1000 होगा ना। और देखो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 0.1 में 0.1 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 10 मीटर क्यूब में कितना होगा 10 के पावर 4 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, देखो यहाँ लिखोगे 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो 10 मीटर क्यूब 10,000 लीटर, 10,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब 10,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000, तो 10 मीटर क्यूब में 10,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 10 मीटर क्यूब में 10,000 लीटर। ओके समझ में आ गया। तो वॉल्यूम का कन्वर्जन भी एक बार आपको ट्राई कर लेना है। और इसके बाद लास्ट थर्ड टर्म होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को 2 टर्म में आपको बताया जाएगा, एक डिग्री सेल्सियस और केल्विन। देखो टेम्परेचर का मेन यूनिट जो है फिजिकल केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस केल्विन यूज होता है, और एक डिग्री फ़ारेनहाइट भी है। ये 3 यूनिट मेनली यूज होता है, ज़्यादातर यही 2 यूनिट यूज होता है, फ़ारेनहाइट नहीं यूज होता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन क्या है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, आपने पढ़ा होगा शायद। यस सर। डिग्री सेल्सियस बाई 100 ना, तो डिग्री सेल्सियस बाई 100 और इज इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट -32, और नीचे आता है 180। डिग्री सेल्सियस -0, डिग्री सेल्सियस -0 इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। इसको आप कैंसिल कर दोगे ना, तो ये 2 से 9 बार में, ये 2 से 5 बार में। तो बेटा आप बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस -0 इज इक्वल टू 5/9 और डिग्री फ़ारेनहाइट -32, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। डिग्री सेल्सियस -0 करने की जरूरत नहीं है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये यूनिट आपको शायद पहले पढ़ा होगा आपने। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि बताना है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट ये गिवन है, मान लो आपका 60 गिवन है, 60 गिवन है, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना होगा। और इसको आप देख सकते हो कितना आएगा बताओ,
तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होगा 5/9, 5/9 32 60 माइनस 32, ये कितना आ गया तुम्हारा 5/9 5/9 into और 28 60 माइनस 32 का मतलब 28 28, तो 28 बच्चे होता है 140 और बट्टे में 9, तो ये आपको 9 ये 9 से 9 और 9 बचे 9 5 ये हो गया, तो 9 बचे 45 और 9 बचे 45, 15.55 डिग्री सेल्सियस होगा, 15.5 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके बेटा, yes इसमें और एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लो डिग्री सेल्सियस वाला ले लो, अभी डिग्री सेल्सियस वाला ले लो, डिग्री सेल्सियस मान लो दिया है 36-35 ले लो, डिग्री सेल्सियस वाला 35 दिया है, डिग्री सेल्सियस वाला 35 दिया, 35 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगा दो। 95 हाँ, तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगा देगा बच्चा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, डिग्री सेल्सियस 35 है, डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस 32 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, यहाँ से आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये आएगा 35 इंटू 9 और बटे में 5, तो 5 सत्य 35 और 9 सत्य 63 होता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होगा 63 और प्लस 32, तो ये आ जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, 63 प्लस 32 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बोलो बेटा। yes sir यस ओके, बन सर। जाएगा ना, तो ठीक है, ये बन जाएगा, लगभग बच्चों से बन जाता है, टेंशन वाली कहीं बात नहीं होती है, बच्चे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ना, इसको कर लोगे। अब आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को केल्विन वाला देखना है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज यही होता है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन। देखो यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर जब लिखना है, केल्विन में जब टेम्परेचर लिखना है, केल्विन टेम्परेचर हमेशा ध्यान रखना, इसको 273 में प्लस माइनस करना है टी डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस माइनस ये कि अगर निगेटिव में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस निगेटिव लिखा रहा है, माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं, 273 प्लस भी लिखोगे तो वही बात होगा, माइनस होगा तो माइनस अपने आप ले लेंगे। और क्या, जैसे एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसका केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लिखोगे आप, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन 300 के 273 प्लस 27 300 केल्विन। ठीक है, अगर मैं बोलूं 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लिखोगे, 273 प्लस 25 कितना आएगा, ये 298 298 केल्विन। और मैं अगर बोलूं माइनस 73 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लिखोगे, 273 माइनस 73 आएगा 200 केल्विन। ऐसे तो केल्विन डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट ये बदल जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम से बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आर के बारे में, आर के बारे में ना, आर के बारे में भी बात नहीं की हम लोग, सबके बारे में बात कर लिए, पी के बारे में बात कर लिए, वी के बारे में बात कर लिए, टी के बारे में बात कर लिए, और एन के बारे में बात पहले कर चुके हैं, तो अब हम आर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा फॉर आर, आर का मतलब क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसके बारे में बात करें। देखो आर जो होता है ना, आर की जो बात होती है वो गैसेस स्टेट में पढ़ाया जाएगा। आर जो होता है वो नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होता है, नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ गैस, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है उससे कोई मतलब आर को नहीं होता है। तो आर जो होता है यहाँ पर लिखिएगा, आर होता है द वैल्यू ऑफ आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। आर जो होता है वो गैस के नेचर के इंडिपेंडेंट होता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यूनिट, it only depends on unit of pressure and volume, it only depends on unit of pressure and volume।
ये आर जो है ना, आर जो है बेटा वो यूनिट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ये आर जो है यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे आर डिपेंड करता है। आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। चल रहा है बेटा 5 मिनट उस हो गया लगभग। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर मान लो इफ प्रेशर जो है एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है, अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है तो जो आर आता है बेटा वो आता है 0.0821 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा एटीएम लीटर और पर मोल केल्विन। अगर आप लिखोगे तो प्रेशर वॉल्यूम बाई एन इंटू टी लिखोगे, पीवी बाई एन टी, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। और इसी को आप कितना लिख सकते हो 1/12 लिख सकते हो। 0.0821 को कितना लिख सकते हो 1/12, ये आ जाएगा एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। तो पी अगर एटीएम में है, प्रेशर अगर एटीएम में है और वॉल्यूम अगर लीटर में है तो आर कितना होता है 1/12 होता है बेटा। कितना होता है 1/12। और अगर मान लो कि प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो आर जो होता है वो होता है 8.314 और ये जूल पर मोल पर केल्विन। एक मिनट चल रहा है, ले आओ दवा ले आओ, दे देते यहाँ पे, ले आओ। जूल पर मोल पर केल्विन 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको लिख सकते हैं आप सिंपली 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ये लिख लो बेटा, पहले आप यहाँ तक लिख लो, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। इसको पहले लिख लो आप, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, पहले सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। ओके हाँ बेटा देखो इसको, ये लिख लिया आप लोग। तो आर के बारे में जो मैंने बोला, क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? बोलो। आर जो है वो नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट होता है। ओके बेटा, बोलो प्रियांशु। यस सर। आर जो होता है वो नेचर ऑफ गैस के इंडिपेंडेंट होता है। आर किस पर डिपेंड करता है? यूनिट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट अगर एटीएम और लीटर में रखोगे ना, आर कितना लेना है 0.0821। पहले ये कभी सुने हो आप? आर 0.0821 लेते हैं पहले नहीं आप सर। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आर के बारे में अभी डिटेल में हम और बातें करेंगे जब हम पढ़ेंगे, आपको गैसेस स्टेट पढ़ाएंगे तब हम ज्यादा बात करेंगे आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर एटीएम में होगा और वॉल्यूम लीटर में होगा तो जो आर होगा बेटा 1/12 होगा। कितना होगा 1/12। और अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा तो आर 8.314 होगा। जूल में होगा क्योंकि यूनिट अगर आपका एसआई यूनिट है तो जूल में आएगा। और आप जानते होंगे बेटा कि 4.2 जूल जो होता है वो 1 कैलोरी होता है। अगर इसको कैलोरी में लिखोगे आर को, ये आ जाएगा 2 कैलोरी आ जाएगा। आर को अगर कैलोरी में लिखोगे तो ये 2 कैलोरी आ जाएगा। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। ओके बेटा, यस सर। आ रहा है बात से बच्चों को? इतना क्लियर होगा तो एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आज का क्लास लास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि एक N2 गैस है बेटा, एक N2 गैस है, गैस लिखा हुआ है, ये जी है।
इनटू गैस है बेटा, इसका प्रेशर दिया हुआ है, इसका प्रेशर दिया है 38 टॉर दिया है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ N2 गैस दिया हुआ है 28 ग्राम दिया हुआ है, और टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम कितना होगा ये पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना होगा। प्रेशर है 38 टॉर, वॉल्यूम निकालना है, मास 28 ग्राम है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या यूज करोगे बेटा आप, फॉर्मूला क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, प्रेशर को पहले बदलोगे एटीएम में, यस सर 38 टॉर से एटीएम में कितना आएगा 1/20 1/20, 1/20 एटीएम, यस सर 1/20 एटीएम, ठीक है। और वेट से मोल आएगा, मोल कितना आ जाएगा 28/28, ये 1 मोल हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना होगा 273 प्लस 27, ये कितना आ जाएगा 300। 300 केल्विन। अब आप फॉर्मूला लगा दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर बेटा एटीएम में है 1/20, वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, N1 रख लीजिए, R कितना रखिएगा 1/12 यस और ये 300। तो इस तरह से आप अगर सॉल्व करिएगा बेटा तो V आएगा 300 और बट्टे में 12 और मल्टीप्लाइड बाई 20, ये V जो आएगा वो कितना आ जाएगा 500 लीटर आ जाएगा। V कितना आ जाएगा 500 लीटर। ये 12 से 25 बार में कैंसिल हो जाएगा और 25 20 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा तुम लोगों को। तो आप पूरी मॉड्यूल आप बना सकते हैं, पूरी मॉड्यूल आप बना लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनका सबका आंसर पीवी इक्वल टू एनआरटी से मिलेगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी पे प्रेशर अगर एटीएम में रखोगे, वॉल्यूम अगर लीटर में रखोगे, आर हमेशा ध्यान रखना 1/12 रख लेना, 1/12 का मतलब 0.0821 रख लेना। तो यूनिट अलग अलग दे सकता है, जैसे कभी आपको सेंटीमीटर ऑफ एजी में देगा, कभी वो टॉर में देगा, तो उसको बदल लेना बेटा, और कभी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यू में देगा तो पहले उसको लीटर में बदल लेना और इस फॉर्मूला को लगा देना। ओके, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के साथ आप यूज करके आप कोई भी चीज निकाल सकते हो, कुछ भी एक छोड़ देगा इसमें, जैसे प्रेशर दे देगा, मोल दे देगा, टेम्परेचर देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, या वॉल्यूम दे देगा, टेम्परेचर दे देगा, मोल दे देगा, प्रेशर पूछ लेगा। ऐसे तरह से आपको कुछ भी एक चीज छोड़ के पूछ लेगा। ओके बेटा, तो आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जा रहा है। तो ये वाला पार्ट के बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बेटा, नोट्स भेज देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर पहले के नोट्स मेरे पास नहीं है। पहले के नोट्स आपको प्रियांशु में भेज दूंगा आपको फिर से। ग्रुप पे आप ऐड हो गए हो क्या? सर जे वाले ग्रुप पे, जो मेन ग्रुप है उस पे ऐड हूँ। अच्छा वो ऐड हो गया। एक काम करो प्रियांशु, X1A1, प्रियांशु तुम एक काम करो, एक ग्रुप बनाओ जे का अलग से, जे का ग्रुप अलग से बनाओ, केमिस्ट्री के लिए अलग ग्रुप बनाओ। ओके उसमें सर आपको और नोटिफिकेशन जो मॉड्यूल जिनको बच्चे को जरूरत होगा, कोई डिस्कस करना होगा तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो। तो एक केमिस्ट्री का ग्रुप बनाइए। ओके प्रियांशु सर ये आप आज कर लो, तो प्रियांशु को हम उसमें नोट्स भेज देंगे, पूरा नोट्स उसमें भेज देंगे। ओके, केमिस्ट्री वाले ग्रुप यस में, सर। और रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा उनको, ठीक है। तो प्रियांशु तुम आप आज एक काम करो, एक ग्रुप बनाओ। ओके ठीक सर है, ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास।